गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी कि दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व पढ़ रहे थे। और पिछली बार टॉपिक हम पढ़ रहे थे ट्रैंक्विलाइजर यानी कि शांतिदायक दवा, अर्थात दिमाग को शांत रखने वाली दवा, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो ट्रैंक्विलाइजर के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स है यानी कि तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली औषधि है। तो ट्रैंक्विलाइजर वाला सेक्शन ख़त्म हो गया था और ट्रैंक्विलाइजर का अगला सेक्शन जो सेक्शन बी कहलाता है, अब उसको हम डिस्कस करते हैं। आइए। ओके, ठीक है बच्चों। पिछली बार हम ए वाला सेक्शन डिस्कस कर रहे थे। ए वाला सेक्शन का सेंस ये हुआ कि हम ट्रैंक्विलाइजर की बात कर, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स में ट्रैंक्विलाइजर्स की बात कर रहे थे। फिर ट्रैंक्विलाइजर्स में कौन कौन से मेडिसिन्स आते हैं, फिर उसमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होते हैं, बार्बिटूरेट्स क्या होते हैं, सेरोटोनिन और ट्रैंक्विलाइजर कौन कौन सी दवाइयाँ ट्रैंक्विलाइजर्स कहलाती हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। ये ए वाला सेक्शन था, ओके। ये सेक्शन ए था ट्रैंक्विलाइजर। अब सेक्शन बी पढ़ते हैं, एनाल्जेसिक। तो देखिए एनाल्जेसिक वो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होती हैं, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालने वाली ऐसी दवाइयाँ जो दर्द निवारक होती हैं। दर्द निवारक मतलब पेन को दूर करने वाली, जो दर्द को दूर करने वाली दवाइयाँ होती हैं वो एनाल्जेसिक कहलाती हैं। ठीक है। तो एनाल्जेसिक भी दो कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक और नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक, जिसको हिंदी में कहते हैं गैर मादक दर्द निवारक, यानी कि जो नशे वाली दवाइयाँ नहीं होती हैं, गैर मादक दर्द निवारक। अच्छा, नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक को दूसरा नाम होता है नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक, यानी कि गैर नशे की लत वाली दर्द निवारक, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो नशे की लत न पैदा करें। इसको हम आगे समझाते हैं। दूसरा कैटेगरी है नारकोटिक ड्रग्स, यानी कि ऐसे एनाल्जेसिक्स जो मादक औषधि की तरह होते हैं। ठीक है। जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो दर्द को तो दूर करेंगी, लेकिन वो मादकता यानी कि एडिक्शन भी लाती हैं, नशे भी पैदा करते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को हेलुसिनाइज्ड करती हैं, यानी कि उन्हें मदहोश करती हैं, मादकता पैदा करती हैं, नशा लाती है। ठीक है। अच्छा, नारकोटिक्स ड्रग्स का दूसरा नाम है नारकोटिक एनाल्जेसिक। नारकोटिक ड्रग्स यानी मादक औषधि, और दूसरा नाम जो है नारकोटिक एनाल्जेसिक, उसको मादक दर्द निवारक कहते हैं। अच्छा, इसका तीसरा नाम ये भी दिया जाता है एडिक्टिव एनाल्जेसिक, यानी नशे की लत वाली दर्द निवारक, यानी कि ये जो दवाइयाँ ले लेंगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा भी स्ट्रेन में आएगा यानी तनाव में आएगा, तो वो क्या रिकमेंड करेगा आपके ब्रेन को कि आप फिर से ये बार बार दवाइयाँ लें। तो ये लेते लेते ये एडिक्शन आ जाता है, यानी कि आदत पड़ जाती है। तो इस कैटेगरी वाली दवाइयाँ जो होती हैं, लेने पर वो उनकी आदत पड़ जाती है, नशे की लत पड़ जाती है। ठीक है। तो देखिए, एनाल्जेसिक दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक और दूसरा है नारकोटिक एनाल्जेसिक। तो नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक का दूसरा नाम ये भी है नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक, और नारकोटिक ड्रग्स का दूसरा नाम है नारकोटिक एनाल्जेसिक है एडिक्टिव एनाल्जेसिक। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक, यानी कि गैर मादक दर्द निवारक। इसमें है नॉन नारकोटिक यानी नॉन एडिक्टिव, यानी कि ऐसे दर्द निवारक दवाइयाँ जिनकी आदत नहीं पड़ती है, जो नशे की लत नहीं पैदा करते हैं, यानी कि उन दवाइयों की हमारे शरीर को आदत नहीं पड़ जाती है कि हम बार बार लें। तो जैसे कि मान लीजिए जितने जैसे ये एल्कोहल होता है, ठीक है, और भी ओपियम, अभी आगे आप पढ़ेंगे, हेरोइन हो गया, अफीम हो गया, वो सारे के सारे मादक औषधि हैं। वो भी औषधि, लेकिन वो मादक औषधि होती हैं। वो भी शरीर के दर्द को दूर करती हैं, लेकिन अब वो लेने पर क्या होता है कि फिर शरीर या मन जो होता है ये करेगा कि उसको हम फिर से लें, यानी लेते लेते वो एक आदत पड़ जाती है। वो इंसान जो है डेली लेने लगता है, जिससे उसका वो साइड इफ़ेक्ट यानी कि उसका नुकसान भी होने लगता है। इसलिए इसको इस कैटेगरी में, इस पेन किलर को इस कैटेगरी में रखा गया है। आइए देखते हैं नॉन नारकोटिक यानी कि नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक, यानी कि गैर मादक दर्द निवारक या गैर नशे की लत वाली दर्द निवारक। तो आइए इसमें कौन सी दवा है? एस्प्रिन और पैरासीटामॉल इस वर्ग की औषधि है। तो एस्प्रिन जो है एक दर्द निवारक दवा है, पैरासीटामॉल भी एक दर्द निवारक दवा है। वो किस कैटेगरी में आता है?
नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक में आता है। नॉन नारकोटिक यानी कि नॉन एडिक्टिव। एडिक्टिव का मतलब होता है लत पड़ना। नारकोटिक का मतलब होता है कि जो मादक उसमें तत्व होते हैं, है ना, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो, यानी कि ऐसे केमिकल्स इसमें नहीं पाए जाते कि जो एडिक्शन पैदा करें, यानी कि ये गैर मादक श्रेणी है। आइए, हड्डियों के दर्द जैसे आर्थराइटिस में इस वर्ग की औषधि का प्रयोग करते हैं। जैसे हड्डियों में दर्द आ गया तो उसमें कौन सा कैटेगरी का एनाल्जेसिक लेंगे? नॉन नारकोटिक या नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक। अगला, बुखार, फीवर को कम करने में इस वर्ग की औषधि का प्रयोग करते हैं, जिसे एंटीपायरेटिक भी कहा जाता है। यानी कि एंटीपायरेटिक अगर एनाल्जेसिक लेते हैं दर्द निवारक, तो उसमें भी अगर कहा जाए कि एंटीपायरेटिक दीजिएगा, तो इसका मतलब कि ऐसी दवा जो दर्द निवारक तो हो लेकिन साथ साथ में बुखार को भी दूर करे, यानी कि रिड्यूसिंग फीवर, बुखार को कम करे, तो ऐसी दवाओं को एंटीपायरेटिक कहा जाता है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहा जाता है। यानी कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या है? एक तरह का एनाल्जेसिक ही है। ठीक है। आइए, तो ये जो दवाइयाँ होती हैं, ख़ास तौर से एस्प्रिन का काम क्या होता है? ब्लड में जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं उनके कोआगुलेशन को रोकने में भी हेल्प करता है, यानी कि खून के थक्के को जमने से रोकता है। कौन सा मेडिसिन? एस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन। यही कारण है कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके आर्टरी और वेंस में ब्लड कोआगुलेशन ना हो, खून का थक्का ना जमे, तो उसके लिए एस्प्रिन दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि एस्प्रिन जो होता है एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट का एक्शन, एंटी ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। तो एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन की वजह से एस्प्रिन का प्रयोग हार्ट अटैक्स को रोकने में होता है, रोकने में होता है। ठीक है। अगला देखिए, नारकोटिक एनाल्जेसिक का मतलब अब ऐसा दर्द निवारक दवाइयाँ जो नशे की लत पैदा कर दें, जिनकी आदत पड़ जाए इंसान को। ठीक है। आइए, मॉर्फिन के बारे में हम आपको बता दें कि आप पढ़े होंगे ओपियम मतलब कि अफीम का पौधे के बारे में सुना होगा। ठीक है। ओपियम पॉपी कहा जाता है, वो फूल होता है, फ्लावर होता है और उसके नीचे गांठ होती है। ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसे होता है। ठीक है। ओपियम पॉपी, इस आप बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे, इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है। तो इसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। और उससे फिर मॉर्फिन प्राप्त होती है। तो मॉर्फिन जैसे अन्य यौगिकों का प्रयोग औषधि मात्रा के रूप में दर्द को दूर करने और नींद लाने में होता है। नारकोटिक एनाल्जेसिक में सबसे पहले कौन सी केमिकल आता है? मॉर्फिन। और मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त होता है? ओपियम पॉपी से। ठीक है। ओपियम पोस्ता भी कहते हैं हिंदी में से। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? मॉर्फिन का दर्द को दूर करने में और नींद लाने में होता है। मॉर्फिन या मॉर्फिन जैसे अन्य पदार्थों का प्रयोग ज़रूरत से ज़्यादा करने पर पॉइजनस, जहरीला हो जाता है। अगर इसको ज़रूरत से ज़्यादा ले लेंगे तो आपको बेहोशी आ जाएगी, आप कोमा में भी जा सकते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से स्टूपर यानी जड़ता, शरीर में शून्यता, जड़ता आ जाती है, स्थिर हो जाता है एक ही अवस्था में। कोमा, अत्यधिक बेहोशी हो सकती है। कन्वल्शन यानी कि पेशी स्फुरण के साथ बेहोशी और ऐंठन, यानी कि शरीर के जो मसल्स हैं उसमें ऐंठन आने लगती है, बेहोशी हो जाती है। ठीक है। फिर और अंत में डेथ, मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि डेथ हो जाती है अंत में। तो अगर कब होगा ये? जब अधिक मात्रा में मॉर्फिन को लिया जाता है। ठीक है। तो इनको मेडिसिन के रूप में भी अगर मॉर्फिन होता भी है तो उसकी एक लिमिट अमाउंट होती है। ठीक है, एक सीमित मात्रा होती है। आइए आगे देखते हैं। मॉर्फिन नारकोटिक्स को कभी कभी ओपिएट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपिएट्स, क्योंकि ये ओपियम पॉपी यानी कि अफीम पोस्ता से पाया जाता है, क्योंकि ये ओपियम पॉपी अफीम पोस्ता से पाया जाता है। ठीक है। तो अफीम पोस्ता से कौन कौन से केमिकल्स निकलते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नारकोटिक ड्रग्स में कौन कौन से केमिकल्स आते हैं? पहला अब रहता है मॉर्फिन, जिसको हिंदी में कहते हैं अफीम। दूसरा है हेरोइन, जिसको हिंदी में भी हेरोइन कहते हैं। तीसरा है कोडीन, हिंदी में भी कोडीन कहते हैं। अगला है ऑक्सीकोडोन, हिंदी में भी ऑक्सीकोडोन। और अगला है फेंटानिल। ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं
वो नारकोटिक ड्रग्स कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें से अफीम, हेरोइन, ठीक है, ये सारे के ये ओपियम पोस्ता से यानी कि अफीम पोस्ता से पाए जाते हैं, ठीक है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल्स, सूक्ष्म जीवरोधी, ठीक है, यानी कि अब हम ऐसी दवाओं के बारे में बात करेंगे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज को मारने का काम करते हैं, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करती हैं, उनको रोकने वाली कुछ ऐसी दवाइयां हैं। वो किस कैटेगरी में आएंगी? एंटी माइक्रोबियल्स। आइए देखते हैं। मानव और जंतुओं में कई बीमारियां विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव की वजह से होता है, जैसे बैक्टीरिया। हमारे शरीर में जो भी मोस्टली संक्रमित बीमारियां होंगी, जैसे टाइफाइड हो गया, कलरा हो गया, ठीक है, और फूड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, जितने भी वायरल डिजीज है, इसमें कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, फंजाई के डिजीज हो गए, ठीक है, और अन्य पैथोजेंस। तो मानव और जंतुओं में कई बीमारियां विभिन्न प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव की वजह से होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और अन्य पैथोजेंस यानी कि रोग जनकों के द्वारा। एक एंटी माइक्रोबियल का मतलब, एंटी का मतलब होता है विरोध में, अपोजिट, यानी कि, और माइक्रोबियल मतलब सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म माइक्रोबियल अगर शब्द आया तो इसका मतलब कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और अन्य पैथोजेंस के लिए है, तो यानी कि उनका विरोधी, यानी सूक्ष्म जीव विरोधी, ठीक है। माइक्रोब्स मतलब जो रोग पैदा करने वाले छोटे छोटे कीटाणु के डेवलपमेंट को ख़त्म करता है, यानी कि एंटी माइक्रोबियल का काम क्या है, यानी कि जो दवा ये होगी, जो इस कैटेगरी की दवा होगी एंटी माइक्रोबियल, वो क्या काम करेगा? माइक्रोब्स यानी रोगाणुओं के डेवलपमेंट को ख़त्म करता है या रोकता है और दबाता है। ख़त्म करता मतलब उनको किल कर देता है, रोकने का मतलब कि यानी कि उनके डेवलपमेंट को, उनके ग्रोथ को दबा देता है। बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को ख़त्म करने वालों को एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कहते हैं। किसके? बैक्टीरिया के डेवलपमेंट, यानी बैक्टीरिया कहीं इन्फेक्शंस कर दिया, बीमारी पैदा कर दिया, तो उसका ग्रोथ करता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, इस रेशियो में मल्टीपल ग्रोथ करता है, तो उसको ख़त्म करने वाले को एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। और फंजाई को ख़त्म करने वाले को एंटी फंगल एजेंट्स कहते हैं। क्लियर है? अब आइए बाय नेम देख लेते हैं माइक्रोब्स और एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाले को एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स कहेंगे। फंजाई है तो फंजाई को ख़त्म करने वाले को क्या कहेंगे? एंटी फंगल एजेंट्स कहेंगे। वायरस है तो वायरस को ख़त्म करने वाले को एंटी वायरल एजेंट्स कहा जाता है। पैरासाइट्स है तो पैरासाइट्स को ख़त्म करने वालों को एंटी पैरासिटिक ड्रग्स कहेंगे। तो एंटी माइक्रोबियल में क्या क्या आएगा? एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स आ जाएगा, एंटी फंगल एजेंट्स आ जाएगा, एंटी वायरल एजेंट्स आ जाएगा और एंटी पैरासिटिक ड्रग्स आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो माइक्रोब्स की कैटेगरी हो गई। क्लियर है? और इन माइक्रोब को ख़त्म करने वाला जो दवा होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल कहलाता है, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल में बैक्टीरिया ख़त्म करने वाला एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, फंजाई को ख़त्म करने वाला एंटी फंगल एजेंट्स, वायरस को ख़त्म करने वाला एंटी फंगल एजेंट्स और पैरासाइट्स को ख़त्म करने वाला एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स 3 कैटेगरी के होते हैं, यानी कि माइक्रोब्स को ख़त्म करने वाली जो ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो 3 कैटेगरी की होती हैं। पहला होता है एंटीबायोटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिजीवी यानी जीवाणुनाशक औषधि, यानी एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं, ठीक। दूसरा है एंटीसेप्टिक्स, यानी कि ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सड़न रोकने वाली दवा होती है। तीसरा होता है डिसइंफेक्टेंट, यानी निसंक्रामक, यानी कि मलिनता हटाने वाला द्रव। तो देखिएगा, एंटीबायोटिक जो होता है ये बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और ये गोली के रूप में रहता है, जिसको हम मुंह के द्वारा ओरल इंटेक करते हैं, मुंह से खाते हैं, ठीक है, मुंह से लेते हैं। और एंटीसेप्टिक जो होता है उसको हम मुंह से नहीं लेते, वो शरीर के बाहर किसी त्वचा पे यूज होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एंटीसेप्टिक को हम खाते नहीं हैं। एंटीसेप्टिक शरीर के बाहर किसी कटे, जले, फोड़े, फुंसी में यूज होता है। शरीर में कहीं कट गया, कहीं जल गया कोई हिस्सा, शरीर के स्किन पे कोई बीमारी हो गई तो वहाँ एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं, इसको खाते नहीं हैं। और डिसइंफेक्टेंट्स जो होता है ना, तो इसको हम खाते हैं ना शरीर पे लगाते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। बल्कि ये डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में क्या होगा, जो निर्जीव चीज़ें हैं वहाँ पे ये यूज होता है, जैसे कि फर्श को धुलने वाला फिनाइल हो गया, ठीक है, वॉशरूम यानी
जैसे कि टॉयलेट्स को सफाई करने वाला जो केमिकल्स होता है, जैसे फिनाइल की कैटेगरी में हो गया, ठीक है, डेटॉल हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? डिसइंफेक्टेंट्स कहलाएंगे। एक चीज़ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, डेटॉल जो है वो एंटीसेप्टिक कहलाता है, डेटॉल जो है वो एंटीसेप्टिक कहलाता है, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट यानी निसंक्रामक में डेटॉल नहीं आता है, डेटॉल जो है एंटीसेप्टिक में आता है। तो डिसइंफेक्टेंट्स में क्या आएगा? डिसइंफेक्टेंट्स में आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे मोस्ट जो कॉमन चीज़ है उसको फिनाइल, ठीक है, फिनाइल, ओके। फिनाइल जो होता है मलिनता हटाने वाला द्रव्य निसंक्रामक यानी डिसइंफेक्टेंट्स कहलाता है। उसका शरीर में हम यूज नहीं करते, ना तो उसको शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, ना शरीर की त्वचा पे यूज करते हैं, बल्कि उसको फर्श में, टॉयलेट में, बाथरूम में, जहाँ जो गंदगी होती है फर्श वगैरह में, वहाँ पे साफ़ करने के लिए यूज होता है। अच्छा, डेटॉल का फिर से ध्यान दीजिएगा, डेटॉल एक एंटीसेप्टिक है। डेटॉल क्या है? एंटीसेप्टिक, ओके। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मानव तथा जंतुओं के ऊपर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग एक औषधि के रूप में होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की टॉक्सिसिटी, एंटीबायोटिक्स को बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लेने पे वो विषाक्तता यानी कि जहर का काम करता है, मानव तथा जंतुओं के प्रति कम होती है। तो एंटीबायोटिक्स की विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी जो होती है, ठीक है, वो डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक को एक सीमित मात्रा में करते हैं, एक निश्चित दिनों के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक आप हमेशा खाते रहेंगे, उसका एक कोर्स होता है 5 दिन 7 दिन, ठीक है। तो उससे कम मात्रा में रहता है वो, ठीक है। हालांकि वो टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसलिए उसको एक निश्चित दिन तक, निश्चित समय के लिए ही लिया जाता है एंटीबायोटिक्स। ऐसा नहीं कि आप महीने भर एंटीबायोटिक खाते रहें, साल भर एंटीबायोटिक खाते रहें, वो टॉक्सिसिटी का वर्क कर देगा, यानी कि आपके बॉडी में विषाक्तता यानी कि पॉइजनस का काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में करता है, इसलिए इसको एक लिमिट पीरियड में लिया जाता है। आइए, सिफिलिस एक डिजीज़ होती है। सिफिलिस डिजीज़ के उपचार में प्रयोग आने वाले एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है? सेल्वर्सम। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बनता है सीबीएसई बोर्ड में। इस सिफिलिस के डिजीज़ को दूर करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक यूज होता है? तो क्या नाम लेंगे? सेल्वर्सन नाम लेंगे। क्या लेंगे? सेल्वर्सन। अगला देखिए, प्रोंटोसिल एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, यानी बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाला। क्या है? प्रोंटोसिल। तो प्रोंटोसिल शरीर में पहुंचकर सल्फेनिलामाइड नामक कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है, यानी जब प्रोंटोसिल को हम खाएंगे तो शरीर में पहुंच के किस में परिवर्तित होता है? सल्फेनिलामाइड, यानी कि ऐसा ड्रग्स जिसमें सल्फ़र भी होगा और एमाइड ग्रुप भी होगा, ठीक है। ऐसे एंटीबायोटिक्स जिनमें सल्फ़र एलिमेंट्स होता है उसे सल्फ़र ड्रग्स कहते हैं, यानी कि ऐसे एंटीबायोटिक्स जिनमें सल्फ़र एलिमेंट होता है उसे सल्फ़र ड्रग्स कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है सल्फ़र ड्रग्स किसे कहते हैं, तो एक तो सल्फेनिलामाइड हो गया, ठीक है। सबसे अधिक प्रभावशाली सल्फ़र ड्रग कौन सा है? सल्फापिरिडीन। ध्यान रखिएगा, सबसे प्रभावशाली सल्फ़र ड्रग्स क्या है? सल्फापिरिडीन। सल्फापिरिडीन क्या है? सल्फ़र ड्रग्स। यहीं से सब क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई में। एक फंगस जिसका नाम पेनिसिलियम है। क्या नाम है फंगस का? नाम पेनिसिलियम, ठीक है। और ये फंगस जो होता है ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाला गुण रखता है, प्रॉपर्टी रखता है। तो यह पेनिसिलियम जो फंगस है ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। ध्यान दीजिएगा, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। पेनिसिलियम फंगस के एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी खोज, यानी पेनिसिलियम फंगस के एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पता की थी। किसने पता की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पता की थी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक जो होता है माइक्रोब्स रोगाणुओं को या तो समाप्त, एंटीबायोटिक जो होता है बैक्टीरिया को, रोगाणुओं का यहाँ संदर्भ है कि बैक्टीरिया या तो उनको ख़त्म करेगा, किलिंग को दूसरा नाम सीडल कहते हैं।
या फिर माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक देता है। ग्रोथ को रोकने को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिक्स, या एक नाम और देते हैं इनहिबिटरी। स्टैटिक का मतलब रोकना, इनहिबिटरी को भी मतलब होता है रोकना। तो यानी कि एंटीबायोटिक्स जो होता है दो कैटेगरी का हो गया, या तो पहला जो बैक्टीरिया को मारने वाले यानी कि किलिंग या सीडल, और दूसरा बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने वाले स्टैटिक या इनहिबिटरी है। इस आधार पर एंटीबायोटिक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए बैक्टीरिसीडल। बैक्टीरिसीडल, सीडल का मतलब होता है किलिंग, मारना, और बैक्टीरियोस्टैटिक्स यानी स्टैटिक्स का मतलब होता है रोकना। तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाले जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिसीडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैक्टीरिसीडल। और बैक्टीरिया के ग्रोथ को जो भी रोकते हैं वो क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरिसीडल यानी जो बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं कौन कौन है? पहला पेनिसिलिन, दूसरा इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स, तीसरा ऑफ्लॉक्सासिन। आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिसीडल एंटीबायोटिक कौन कौन से हैं? पहला पेनिसिलिन, दूसरा इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स, तीसरा है ऑफ्लॉक्सासिन। ये आप याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा लिख के। फिर अगला देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक्स कौन कौन एंटीबायोटिक होते हैं। पहला होता है एरिथ्रोमाइसिन, दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन, तीसरा होता है क्लोराम्फेनिकॉल। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक कौन कौन से हैं? एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल। इसको हिंदी भी लिखोगे तो इसी तरह उच्चारण होगा, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल। ओके, इसको आप याद कर लेना। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं। कोई एंटीबायोटिक कितने बैक्टीरिया अथवा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है या उसके ग्रोथ को रोकता है, इसे उस एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम या कार्य स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि कोई एंटीबायोटिक, ठीक है, कितने बैक्टीरिया को, किसी एक दो बैक्टीरिया, तीन चार बैक्टीरिया ख़त्म करता है कि या अधिकांश बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, ठीक है, अथवा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है या उसके ग्रोथ को रोकता है, इसे उस एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि दो तीन बैक्टीरिया को ख़त्म करता है या 40-50 बैक्टीरिया और उसके साथ कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है। यानी कि उसका क्षेत्र कितना है, उसका कार्य क्षेत्र कितना है, थोड़ा कार्य क्षेत्र है कि ज़्यादा कार्य क्षेत्र है, तो उसके आधार उसे उस एंटीबायोटिक से क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन यानी कार्य क्षेत्र। तो आइए देखते हैं आगे। वह एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन दोनों बैक्टीरियो में इनके क्या कहते हैं? सेल वॉल में डिफरेंस होता है। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो इनके बीच प्रोटीन के लेयर का डिफरेंस होता है। इसमें कोई प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन का लेयर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसमें प्रोटीन की लेयर कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसको आप बायोलॉजी में कंसीडर कर लेना, ठीक है। ये दोनों बैक्टीरिया में अंतर क्या है कि इसके सेल वॉल में कोई खास प्रोटीन पाई जाती है जिसकी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, इसमें कम मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और इसको और ज़्यादा देखने के लिए आप बायोलॉजी की बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो दो कैटेगरी की बैक्टीरिया हुई, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वह एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। यानी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को ख़त्म करता हो उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ऐसा एंटीबायोटिक जो या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या अथवा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को प्रभावित करता हो उसे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। यानी कम कार्यक्षेत्र का एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ध्यान देना, या तो ग्राम पॉजिटिव को अफेक्ट करता हो या अथवा ग्राम नेगेटिव को, दोनों में से किसी एक को अफेक्ट करता हो, ऐसे एंटीबायोटिक्स को नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऐसा एंटीबायोटिक्स जो सिर्फ किसी एक बैक्टीरिया अथवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर प्रभाव डाले अथवा किसी विशेष एक डिजीज पर प्रभाव डाले उस एंटीबायोटिक्स को लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। यानी कि बैक्टीरिया में भी किसी एक बैक्टीरिया को या किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करे यानी प्रभावित करे, उसको किल करे, मारे या फिर इसके ग्रोथ को रोके, किसी एक खास बैक्टीरिया या किसी एक खास बीमारी के लिए कोई एंटीबायोटिक अगर यूज होता है तो उसको कहते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी हिंदी में कहेंगे सीमित कार्यक्षेत्र वाला एंटीबायोटिक। ओके, अब आइए देखते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला एंटीबायोटिक कौन कौन है, नैरो स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक कौन सा है और क्या कहते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन है। तो आइए देखते हैं। इसको आपको याद रखना है
ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे सीबीएसई के, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन अब आगे से बनेंगे। देखिएगा, पेनिसिलिन जी एक नैरो स्पेक्ट्रम रखता है, यानी कि पेनिसिलिन जी एक नैरो स्पेक्ट्रम रखता है, तो यानी पेनिसिलिन जी क्या है, एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ओके, ये याद रखिएगा। एम्पीसिलिन और एमॉक्सिलिन दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखते हैं, यानी कि एम्पीसिलिन और एमॉक्सिसिलिन जो ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं, ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। क्लोरम्फेनिकाल, क्लोरम्फेनिकाल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि क्लोरम्फेनिकाल क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है, क्लोरम्फेनिकाल एंटीबायोटिक का प्रयोग, अच्छा ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है क्लोरम्फेनिकाल एंटीबायोटिक का प्रयोग कहाँ होता है, टाइफाइड में होता है। ठीक है, टाइफाइड में होता है, डिसेंट्री, पेचिस में होता है, एक्यूट फीवर गंभीर बीमारी में होता है, सर्टेन फॉर्म ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन, मूत्र से संबंधित कोई इन्फेक्शन होगा, यूरिनरी इन्फेक्शन, वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस यानी कि दिमाग ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी होगी, वहाँ पे होता है। निमोनिया के उपचार में होता है, यानी कि क्लोरम्फेनिकाल जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसका प्रयोग टाइफाइड में होता है, डिसेंट्री में होता है, एक्यूट फीवर, सर्टेन फॉर्म ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन में होता है, मेनिंजाइटिस में होता है और निमोनिया के उपचार में होता है। ठीक है, यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया एंटीबायोटिक ये। फिर आइए देखते हैं आगे, वैंकोमाइसिन, वैंकोमाइसिन और ओफ्लॉक्सासिन दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। कौन कौन से, वैंकोमाइसिन और ओफ्लॉक्सासिन दोनों क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। आइए देखते हैं आगे, डेसीडेजिरिन, इसको पढ़ेंगे डेसीडेजिरिन, डेसीडेजिरिन, डेसीडेजिरिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कुछ निश्चित स्ट्रेंथ के कैंसर सेल्स के लिए टॉक्सिक का कार्य करता है, यानी कि कैंसर का अगर कोई पेशेंट है तो कैंसर पेशेंट में कुछ ऐसे कैंसर सेल होंगे, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए डेसीडेजिरिन एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होता है। किसका, डेसीडेजिरिन, ध्यान दीजिएगा, कैंसर सेल, ठीक है, कुछ निश्चित कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए डेसीडेजिरिन एंटीबायोटिक्स का, डेसीडेजिरिन, ध्यान दीजिएगा, डेसीडेजिरिन एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि वो डेसीडेजिरिन जो है वो टॉक्सिक यानी विषाक्तता का कार्य करता है कुछ कैंसर सेल्स के लिए। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आइए अब एंटीसेप्टिक्स पढ़ते हैं। एंटीसेप्टिक का काम क्या है, सड़न रोकने वाली औषधि। एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल्स रसायन होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल ख़त्म करती हैं अथवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट यानी रोकती हैं। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक का प्रयोग लिविंग टिश्यू, जीवित ऊतकों में होता है, यानी कि शरीर के बाहर ही, अंदर नहीं। जैसे उस घाव में, कट्स में, त्वचा में कटे हुए भाग में, अल्सर्स, फोड़ा में, अल्सर मतलब फोड़ा में, और त्वचा की सतह पर हुई कोई बीमारी में। ठीक है, स्किन डिजीज में एंटीबायोटिक, यानी कि शरीर के बाहर एंटीसेप्टिक का प्रयोग शरीर के बाहर किया जाता है, शरीर के अंदर नहीं, यानी कि एंटीसेप्टिक को खाते नहीं हैं। ठीक है, यानी एंटीसेप्टिक का प्रयोग शरीर के बाहर होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से एंटीसेप्टिक होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको सीबीएसई में, ध्यान दीजिएगा। फ्यूरासिन और सोफ्रामाइसिन दो महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक हैं, याद रखिएगा ये कौन कौन सा, फ्यूरासिन और सोफ्रामाइसिन दो महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक हैं। आइए आगे देखते हैं। डेटॉल, डेटॉल एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है, बताया ना, डेटॉल एक एंटीसेप्टिक है जो, अच्छा ये पूछ लेता है कि डेटॉल किन दो केमिकल का मिक्सचर है, तो डेटॉल दो केमिकल का मिक्सचर है। किसका किसका, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियॉल, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियॉल, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियॉल का मिक्सचर होता है। तो डेटॉल दो केमिकल का मिक्सचर है, पहला क्लोरोजाइलिनॉल और दूसरा टर्पिनियॉल। ठीक है, आगे देखिए। सोप, साबुन में एंटीसेप्टिक का गुण लाने के लिए बिथियोनल नामक कंपाउंड मिलाया जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इस पर बनता है। सोप, साबुन में एंटीसेप्टिक का गुण लाने के लिए, यानी कि साबुन में एंटीसेप्टिक की क्वालिटी लाने के लिए कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, बिथियोनल, याद रखिएगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आए थे इस बार सीबीएसई में। आयोडीन एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है। एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में अगर आयोडीन की 2-3% मात्रा उपस्थित हो तो इस सॉल्यूशन को टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं।
क्या कहते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। क्वेश्चन बन सकता है कि टिंचर ऑफ आयोडीन किसे कहते हैं। तो टिंचर ऑफ आयोडीन देखिएगा, एक ये बिलियन लिए, इस बिलियन में एथिल एल्कोहल और वाटर होगा और इसमें 2-3% अगर आयोडीन मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टिंचर ऑफ आयोडीन। आइए देखिए, टिंचर ऑफ आयोडीन का प्रयोग ऊंस घाव में होता है। आयोडोफॉर्म CH3 भी एक एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है जिसका प्रयोग ऊंस घाव में होता है। क्लियर है। आइए बोरिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, बोरिक एसिड भी एक एंटीबायोटिक का काम करता है। बोरिक एसिड का डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर में बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है, अगर बोरिक एसिड को मिला दिया जाए यानी कि तनु जलीय विलयन, तो वो एक दुर्बल मतलब वीक एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है जिसका प्रयोग आँखों में होता है। ये याद रखिएगा, बोरिक एसिड। टिंचर ऑफ आयोडीन याद रखिएगा, आयोडोफॉर्म, आयोडीन एक पावरफुल, सोप्स, डेटॉल, फ्यूरासिन, ये याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं आगे। आइए डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब होता है मलिनता हटाने वाला द्रव्य। डिसइंफेक्टेंट्स का प्रयोग निर्जीव नॉन लिविंग वस्तुओं पर होता है, जैसे फ्लोर, फर्श पे होगा, ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी व्यवस्था पे होगा, इंस्ट्रूमेंट्स इत्यादि पर होगा। ठीक है। आइए देखते हैं 0.2% फिनॉल, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 0.2% फिनॉल का सॉल्यूशन एक, ठीक है, एक एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। देखिए कन्फ्यूजन मत होइएगा, अगर फिनॉल का 0.2% सोल्यूशन है तो वो एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करेगा, लेकिन अगर इसी फिनॉल का 1% फिनॉल का सोल्यूशन हो तो किसकी तरह काम करेगा, डिसइंफेक्टेंट्स की तरह। ये कंफ्यूज मत होइएगा, यानी कि 0.2% फिनॉल का सोल्यूशन होगा तो एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करेगा। अगर 1% यानी कि 1% ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा मात्रा ले लेंगे 1% फिनॉल का सोल्यूशन, तो एक डिसइंफेक्टेंट्स की तरह कार्य करेगा। ठीक, आगे देखिए, अगर एक्वस सोल्यूशन में क्लोरीन का कंसंट्रेशन 0.2 ppm मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख में 0.2 10 लाख वाटर में 0.2 क्लोरीन हो, ठीक है, ppm यानी 0.4, ठीक, पार्ट्स पर मिलियन, तो 0.2 ppm से लेकर 0.4 ppm तक हो तो वह एक्वस सोल्यूशन डिसइंफेक्टेंट्स की तरह कार्य करता है। और एक याद रखिएगा, अगर सल्फर डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में हो, सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर में बहुत कम मात्रा में हो तो वो भी एक डिसइंफेक्टेंट्स की तरह कार्य करता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं 16.3.5 एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, यानी कि ऐसी औषधियाँ जो गर्भ को रोकती हैं, यानी प्रेगनेंसी को रोकती हैं। तो गर्भ निरोधी औषधियाँ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, यानी कि ऐसी दवाइयाँ, ऐसी औषधियाँ जो प्रेगनेंसी को रोकती हैं। जन्म को रोकने वाली दवाइयाँ संश्लेषित यानी सिंथेटिक एस्ट्रोजन, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन होते हैं जो शरीर फीमेल बॉडी में पाए जाते हैं, फीमेल बॉडी से सिक्रेट होते हैं, लेकिन बाहर केमिकली इनको बनाया जाता है, इसलिए कहा गया संश्लेषित एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव मतलब कि बेस ये रहेगा, इन पे कोई नया ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है, वो डेरिवेटिव व्युत्पन्न का मिक्सचर होती है। जन्म को रोकने वाली दवाइयाँ क्या होती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से डिराइव होती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से डिराइव होती है। लेकिन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल बॉडी में पाया जाता है, फीमेल से निकाला नहीं जाता, बाहर केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है। तो बाहर केमिकली सिंथेसाइज किया जाएगा किसको, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, और इन्हीं के आधार पर इन्हीं को बेस बनाकर, ठीक है, इन्हीं में कोई ग्रुप जोड़ दिया जाएगा या कोई ग्रुप को हटा दिया जाएगा, उसी के बेस पर यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव्स का मिक्सचर होती है। कौन, जन्म रोकने